नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के पहले अध्याय के पहले आर्टिकल में सीधे तौर पर यह लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर होगा, संघीय ढांचे की व्यवस्था होगी, उसके अनुरूप मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है। आज हम सीधे तौर पर पश्चिमी बंगाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच विवाद है, जो राजनीतिक रस्साकसी खींचातानी है, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो न केवल उस आवाम को बल्कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। कैसे जो पश्चिमी बंगाल न केवल कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से बल्कि उसके बाद जो वहाँ तूफान के कारण हालात पैदा हुए उनसे जूझ रहा था, और उस समय में जब प्रदेश को केंद्र सरकार से मदद की जरूरत थी, ऐसी व्यवस्थाएं और हालात पैदा हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके आईटी सेल और उनके नियंत्रण में काम करने वाले मीडिया चैनल ने पूरे देश में एक मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी, या केंद्र वर्सेस पश्चिमी बंगाल का पैदा कर दिया, या भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस एक मुद्दा देश की आवाम के सामने खड़ा करने का काम किया। और देश के जो अहम और महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे पश्चिमी बंगाल और दूसरे देश के राज्यों में आया तूफान हो, उनसे ध्यान हटाने का काम किया। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में व्यवस्था की है कि भारत में जो संघीय सरकार होगी और जो सरकारों की व्यवस्था होगी वो फेडरल स्ट्रक्चर देश में होगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समन्वय के साथ नागरिकों की बेहतरी के लिए, देश की उन्नति और विकास के लिए काम करेंगी। उनमें शक्तियों का भी विभाजन संविधान निर्माताओं ने 3 अनुसूचियों के या 3 शेड्यूल्स के माध्यम से किया, जिसमें केंद्र सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जिनके मामले केंद्र सरकार के अधीन होंगे, और राज्य सूची में उन मामलों को शामिल किया गया जो राज्य सरकार से जुड़े होंगे, और एक समवर्ती सूची रखी गई जिसमें उन सभी मामलों को रखा गया जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों को समान अधिकार प्रदान है। आप सब जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश के संविधान निर्माण में और देश में जो व्यवस्था बनी है उसमें एक अहम योगदान रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय वो हर महीने 2 पत्र राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखते थे, और राज्य के मुख्यमंत्रियों से पत्र के माध्यम से एक संवाद स्थापित करते थे, एक चर्चा, देश में मौजूदा हालात होते थे, देश में विकास, खेती, उद्योग के जो मामले होते थे, जो सरकार की भावी रणनीतियां होती थी, उनके बारे में चर्चा करते थे। लेकिन उसके विपरीत आज के जो हालात हैं, जहां सीधे तौर पर राज्यों को मजबूरन खड़ा होना पड़ता है केंद्र के प्रति, और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यों के मुख्यमंत्री, विशेषकर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जहां विपक्ष की सरकारें हैं, खलनायक के तरह देश की आवाम के सामने पेश करने का काम करते हैं, और देश की आवाम को ये बताने से नहीं हिचकते कि कैसे केंद्र की जो मदद है वो भी प्रदेशों में, उन राज्यों में सही तरीके से लागू नहीं हो सकी, और कैसे उस प्रदेश में जो हालात हैं उनके लिए उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेवार हैं। अगर सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की होती और भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय होता तो उस प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते थे। चाहे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें हों वहां हालात बद से बदतर हों, लेकिन देश में एक माहौल पैदा करने का काम किया जाता है कि जो विपक्ष की सरकारें जिन प्रदेशों में हैं, मुख्यमंत्री जिन प्रदेशों में विपक्ष के हैं, वहां हालात बदतर
केंद्र सरकार के साथ समन्वय या केंद्र सरकार की नीतियों को सही मायनों में लागू न करने के कारण है। जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो मुख्यमंत्रियों के साथ एक समन्वय स्थापित करते थे, एक संवाद स्थापित करते थे और देश के विकास में उनकी भागीदारी, उद्योगों के विकास में उनकी भागीदारी, कृषि के विकास में, रोजगार के मामले पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के माध्यम से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, क्योंकि समन्वय से एक बेहतर व्यवस्था देश में कायम की जा सकती है और विकास की जो गति है उसको तेज किया जा सकता है। लेकिन आज के जो हालात हैं, वर्तमान समय में जो हालात हैं, अगर पश्चिमी बंगाल की ही हम बात करें, पश्चिमी बंगाल में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के माध्यम से, सीधे तौर पर प्रचार तंत्र के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर प्रहार किए, ये साबित करने का काम किया कि वो सरकार में नहीं आएंगे, चाहे पश्चिमी बंगाल की आवाम ने जनादेश तृणमूल कांग्रेस या कहीं ममता बनर्जी को दिया हो और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही हो और प्रदेश की आवाम ने उनमें विश्वास जताया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कहें या उनसे जुड़े लोग कहें, वो इस हार को शायद जो मौजूदा समय है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उनसे साबित होता है कि नहीं पचा पा रहे हैं। हाल ही में जो मामला हुआ, जहां सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल के दौरे पर गए और उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के प्रचार तंत्र की तरफ से और उनके जो कंट्रोल में है भारतीय जनता पार्टी के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया और चैनल्स, उनके माध्यम से प्रचार किया गया कि कैसे मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का अपमान करने का काम किया। वो आधा घंटा लेट उस मीटिंग में पहुंची और मीटिंग में पहुंचने के बाद एक फाइल प्रधानमंत्री को देकर चली गई, जबकि प्रधानमंत्री प्रदेश के जो हालात तूफान के बाद थे उन पर चर्चा करते और प्रदेश में मदद करते। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री की मीटिंग में वो आई, उससे पहले वो किसी सगर नामक स्थान पर थी, वहाँ जो पीड़ित लोग थे उनसे मिल रही थी, जायजा जो वहाँ बचाव कार्य चल रहे थे, जो मदद लोगों की हो रही थी उसका ले रही थी और उनको प्रधानमंत्री की मीटिंग में पहुँचने में समय लगा। और जब वो मीटिंग में पहुँची तो वहाँ जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनका जो हेलीकॉप्टर वहां उतरा था, तो ममता बनर्जी का कहना है कि जब वो वहां पहुंची तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने सुरक्षा कारणों से नहीं दिया, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा थी उसके कारण उनको उतरने नहीं दिया और वो 15 मिनट आसमान में ही उनका हेलीकॉप्टर घूमता रहा। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री से चीफ सेक्रेटरी पश्चिमी बंगाल के साथ मिलने गई तो वहां जो एसजीपीसी कमांडो थे उन्होंने वो बाहर ही रोके रखा और प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया। इसके बाद वो कहती हैं कि जब वो प्रधानमंत्री से मिली तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि उनके शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, उनको लोगों से मिलने जाना है और इसीलिए जो उनके प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्थिति है, उससे संबंधित फाइल प्रधानमंत्री को दी और प्रधानमंत्री को फाइल देने के बाद उन्होंने कहा कि उनको फील्ड में जाना है, लोगों से मिलने जाना है। तो प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा बताया कि उनको प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जाना है, पीड़ित लोगों से मिलने जाना है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जा सकती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री पश्चिमी बंगाल में आए, अगर प्रोटोकॉल की बात प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो प्रोटोकॉल इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि राज्यपाल, नेता विपक्ष और बीजेपी के लोग शामिल थे, जिससे सीधे तौर पर यह मीटिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की न होकर बल्कि एक आम सभा हो गई थी और इसमें प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने भी प्रोटोकॉल का कई बार उल्लंघन किया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के द्वारा ये प्रचार किया गया कि मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं किया, मीटिंग में लेट आए और उसके बाद फाइल देकर प्रधानमंत्री को चले गए। इससे प्रदेश का नुकसान हुआ, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, प्रधानमंत्री का अपमान हुआ। जो दूसरी घटना हुई उसने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया कि कैसे इस पूरे मामले को पीएम वर्सेस सीएम या नरेंद्र मोदी वर्सेज ममता बनर्जी या केंद्र सरकार वर्सेज राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने बनाया। सबसे अहम, इस कोविड-19 के संक्रमण के कठिन दौर में
जो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं अल्पन बंदोपाध्याय, उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो प्रदेश के हालात से वाकिफ़ हैं और प्रदेश में जो महामारी का दौर है उसमें जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कंटिन्यूटी रहेगी, उनको आप एक्सटेंशन दे दीजिए। और केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन उनको दे दी थी, 31 मई को उनको रिटायर होना था। लेकिन इसी बीच इस पूरे प्रकरण के बाद, जब इस पूरे प्रकरण में जिसको प्रधानमंत्री का अपमान बताया गया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया, इसमें मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री के साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने निशाना बनाया और उनको निशाना बनाने के बाद सीधे तौर पर केंद्र सरकार के, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं और डेपुटेशन पर प्रदेशों में होते हैं, तो एक पत्र जारी कर उनकी सेवाओं को पश्चिमी बंगाल से समाप्त कर केंद्र में बुला लिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल भी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी और बंदोपाध्याय भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के इस निर्णय से नाखुश रहे होंगे और उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के इस आदेश को मानने की बजाय केंद्र सरकार की जो सर्विसेज थी उनसे रिजाइन कर दिया और जैसे ही वो वहां से फारिग हुए तुरंत उनको मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल का चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया और आज की तारीख में अल्पन बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल के मुख्य सलाहकार चीफ एडवाइजर हैं। ऐसे में जो श और मात का खेल चल रहा है, जो केंद्र सरकार सीधे तौर पर संघीय ढांचे पर हमला इन नीतियों के माध्यम से कर रही है, ऐसे हालातों में जो पश्चिमी बंगाल में घटनाक्रम हुआ, क्या पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री केवल एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ केंद्र का विवाद है? अगर केंद्र और किसी प्रदेश के बीच जो संबंध हैं, जो भारत के संविधान में संघीय ढांचे की व्यवस्था है, उसमें केवल समस्या पश्चिमी बंगाल में हो तो ममता बनर्जी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर देश में पिछले कुछ समय से हालात देखें तो जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं वहां सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो दिल्ली के केजरीवाल रहे हों, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे रहे हों या पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हों या झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, हर प्रदेश जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्री हैं, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, उन प्रदेशों के साथ केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उलझने का काम कर रही है और ये सीधे तौर पर देश की आवाम से जुड़े मुद्दों को प्रभावित करता है। और देश के संविधान में जो संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे की व्यवस्था की है उसको भी ये सीधे तौर पर तार तार करने का काम करता है। लेकिन क्या कोई राजनीतिक दल केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारों और मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लेगा, उनको परेशान करेगा सीबीआई ईडी के माध्यम से, उनको परेशान करेगा प्रचार तंत्र के माध्यम से, उनको परेशान करेगा प्रोटोकॉल के नाम पर या उनके काबिल कर्मचारियों को वापिस केंद्र बुलाकर या उनको प्रताड़ित करने के माध्यम से क्या विपक्ष की सरकारों को जनता से जुड़े या जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों के समाधान से रोका जाएगा? आज देश में जो व्यवस्था है, पूरे देश में जो कोविड-19 के संक्रमण के कारण संकट है, देश के नागरिकों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ बदतर मेडिकल फैसिलिटीज के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, वेंटिलेटर्स की कमी के कारण, हॉस्पिटल्स की कमी के कारण, वैक्सीन की कमी के कारण किया जा रहा है, क्या ऐसे समय में जब देश कोविड-19 के संक्रमण के कारण पैदा हुए कठिन दौर से गुजर रहा है, केंद्र सरकार सीधे तौर पर नागरिकों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तक देने में, वैक्सीन देने में नाकामयाब रही हो, केंद्र सरकार को सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर प्रदेशों से उलझने की बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, प्रदेश में विकास की नई बयार चलाने के लिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आने के लिए काम करना चाहिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए प्रदेश सरकारों के साथ देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर उलझना चाहिए? आप जरा सोचिए, विचार कीजिए। इस आग्रह के साथ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन वीडियो को लाइक और शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है।
ताकि आगे भी हम ऐसे ही सामाजिक और कानूनी विषयों पर आपके साथ इन वीडियो ब्लॉग्स के माध्यम से रूबरू होते रहें। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।